हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था और इसके बारे में थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस और कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शंस दे रखे हैं वो हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। बट जनरल एंट्रीज करने से पहले हमें फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मेथड्स क्या है, सोर्सेज क्या है रिडम्पशन के वगैरह वगैरह मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और वो अगर अच्छे से आया है तभी ये आगे चीज़ें अच्छे से आएगी, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एंट्रीज तो समझ में आ जाएगी लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ओके, अब देखिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के जनरल एंट्री करनी है तो सबसे पहले हमें उसके सोर्सेज पता होने चाहिए। और आपको पता है मैंने सोर्सेज बताए थे, एक तो था फ्रेश शेयर इशू करके, पब्लिक में फ्रेश शेयर इशू कर दो और उससे जो पैसा आए उससे क्या कर लो, रिडम्पशन कर लो डिबेंचर का। ठीक है। सेकंड मैंने बताया था आपको आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है। थर्ड नंबर हमने सीखा था आउट ऑफ प्रॉफिट और फोर्थ नंबर था हमारा कन्वर्जन। पुराने डिबेंचर ले लो, उसकी जगह नए डिबेंचर या नया शेयर दे दो। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या था हमारा, कन्वर्जन। ठीक, तो हमने बताया था कि इन दोनों केसेस के अंदर आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल के केस में भी डीआरआर बनाना होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में आपको डीआरआर भी बनाना पड़ेगा और आर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी बनाना पड़ेगा, जिसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हम आगे बोलेंगे। तो इसका अलग से लेक्चर आएगा पूरा, इसका अलग से आएगा, कन्वर्जन वाले का बिल्कुल अलग से आएगा जिसमें डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, और फ्रेश शेयर इशू करके कैसे रिडम्पशन करते हैं उसका आज का लेक्चर है। तो यानी कि आज के लेक्चर में ये करेंगे, फिर ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नेक्स्ट में ये, फिर नेक्स्ट में ये। तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होगा कि वो कौन से मेथड को लगा रहा है और सोर्स क्या है रिडम्पशन का। अगर सोर्स है रिडम्पशन का, नए शेयर इशू करो पब्लिक में, वहां से पैसा आएगा, उससे रिडम्पशन करेंगे, तो डीआरआर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन के मामले में भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल या आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको डीआरआर और डीआरआरआई यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, हम चर्चा करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर। आज का हमारा है फ्रेश शेयर इशू करें और रिडम्पशन करें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, फ्रेश शेयर इशू कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फ्रेश शेयर इशू करके क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा जब आएगा तो उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनका रिडम्पशन करेंगे। ठीक, तो फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं और आपको पता है शेयर इशू अगर करेंगे तो शेयर इशू दो तरीके से कर सकते हैं, एट पार भी कर सकते हैं और प्रीमियम पे कर सकते हैं। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर हो सकते हैं दो तरीके से, या तो हो सकते हैं एट पार। ठीक है, अगर एट पार होते हैं तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, है ना, फर्स्ट इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं तो जनरल एंट्री हो जाएगी, मान लेते हैं आप, सॉरी, एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इशू ऑफ शेयर हमने पूरा चैप्टर कर रखा है तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स, मांग रहे हैं कि भाई सारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भाई पूरे के पूरे सारे के सारे पैसे मंगवा रहे हैं। ओके, ठीक, तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड एंट्री हो जाएगी, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर, एंड अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। पर ये मैं मान रहा हूं ये किस केस में होगी दो एंट्री, जब अगर शेयर इशू करें हम एट पार। अब यहां पर आइए, ऐसा भी हो सकता है कि शेयर इशू करें प्रीमियम पर। हाँ, डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर तो इशू कर सकते हैं। सर डिबेंचर वाले चैप्टर में शेयर क्यों इशू कर रहे हो, रिडम्पशन करो ना बेटा, पैसा नहीं है ना, रिडम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए। जो डिबेंचर जिनके पास पड़े हैं उनको पैसा देंगे तब वो डिबेंचर देंगे हमको, इसी को रिडम्पशन बोलते हैं। तो पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। ओके, अगर रिडम्पशन करें हम ऑन प्रीमियम
तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर इशू करते टाइम प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। ओके, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सिर्फ एक ही फर्क है, सेकेंड एंट्री के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो ये इशू कर लिए हमने शेयर, और शेयर इशू करने की वजह से हमारे पास पैसा आ गया, रोकड़ा आ गया, रुपया आ गया। अब उस पैसे से, रोकड़े से, रुपए से हम क्या करेंगे, डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे। अब डिबेंचर के रिडम्पशन करने के लिए जो डिबेंचर का रिडम्पशन की जो ड्यू की एंट्री होती है पहले वो होगी। तो देखिए एंट्री नंबर सेकेंड। अच्छा, एट पार या ऑन प्रीमियम कौन सा करे सर, जो क्वेश्चन में दे रखा हो दोनों में से कोई एक होगा। ओके ठीक, आइए हम करते हैं रिडम्पशन को ड्यू कर लेते हैं। रिडम्पशन ड्यू, डीआरआर वगैरह बनाना होता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि हम कैसे कर रहे हैं, फ्रेश शेयर इशू करके रिडम्पशन कर रहे हैं। तो रिडम्पशन ड्यू हो गया। अब रिडम्पशन ड्यू होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिडम्पशन ड्यू किसका, डिबेंचर का, है ना। डिबेंचर जो है उसका रिडम्पशन ड्यू, डिबेंचर्स रिडम्पशन ड्यू। अच्छा, अब रिडम्पशन जो है ना बेटा, उसकी कोई एक एंट्री नहीं होगी। रिडम्पशन आप किस पे कर रहे हो, वो शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं। तो डिबेंचर का रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, जैसे डिबेंचर को इशू कर सकते हैं एट पार, ऑन डिस्काउंट और प्रीमियम, ऐसे कैसे रिडम्पशन भी करेंगे उसका, या तो एट पार या डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। तो आप रिडम्पशन कैसे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो एट पार तो उसकी एंट्री अलग होगी, अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो एट डिस्काउंट तो उसकी एंट्री अलग होगी। तो मान लेते हैं अगर हम रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार, तो सबसे पहले लायबिलिटी खत्म होगी हमारी, पुराने वाले डिबेंचर। देखो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो पता ही है ना मॉडर्न रूल, उसको इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, उसको डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, है ना। लायबिलिटी को अगर इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो, यही होता है लायबिलिटी का रूल। तो यहाँ पर लायबिलिटी को खत्म करना है, उस डिबेंचर को दी एंड करना है, बैलेंस शीट से हटाना है, क्योंकि उसको हम पैसे देके लायबिलिटी का खत्म कर रहे हैं। तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। लायबिलिटी को अगर आपको इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। इसलिए आपके डिबेंचर क्या हो जाएंगे, परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा डेबिट, फर्स्ट एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अभी तक पैसा दिया थोड़ी है, ड्यू की एंट्री है ना, टू डिबेंचर होल्डर। एक और लायबिलिटी आ गई, एक लायबिलिटी गई दूसरी आ गई। मान लेते हैं 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो 1 लाख रुपए डिबेंचर खत्म कर लिए, उसकी जगह डिबेंचर होल्डर वाले नाम की एक नई लायबिलिटी जनरेट कर दी, क्योंकि पैसे नहीं दिए अभी तक। ओके, अगर हम रिडम्पशन करें डिस्काउंट पर, ऑन डिस्काउंट, तो इस केस में देखो एंट्री, इस केस में एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, तो डेबिट होगा क्योंकि लायबिलिटी खत्म। लेकिन जब हम रिडम्पशन करते हैं डिस्काउंट पे, तब हमारे लिए डिस्काउंट बेनिफिट होता है। सर आप कैसी बातें कर रहे हो, डिस्काउंट बेनिफिट होता है? तो बेटा हाँ होता है सर, लॉस होता है ना डिस्काउंट, तो वो इशू के टाइम लॉस होता है, इशू के टाइम लॉस होता है। रिडम्पशन के टाइम डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। ओके, और ये कॉन्सेप्ट मैंने इशू ऑफ डिबेंचर में अच्छे से समझाया था, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा फायदा होता है तो यहां हो जाएगा डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट होगा क्योंकि फायदा है। ओके, और क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर। ओके सर, अब देखो फायदा क्यों, मैं थोड़ा बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 10 रुपए देने थे यहां पर, 10 रुपीज, और 10 रुपीज की लाइबिलिटी खत्म और 10 रुपए देने हैं, तो यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर लाइबिलिटी खत्म कर ली 10 की, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कितने देने, 9 रुपए, तो 1 रुपए का फायदा हो गया ना। ओके, क्योंकि इस बार पैसे देके डिबेंचर ले रहे हैं, डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आई होप आपको आगे भी दिख रहा होगा, यहाँ तक हाँ दिखेगा, चलो ठीक है। अब हम करते हैं प्रीमियम पर।
ऑन प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। वही प्रीमियम जो है वो जब डिबेंचर को इशू करते हैं, इशू करते टाइम प्रीमियम फायदा होता है, बट रिडम्पशन करते टाइम क्या होता है, प्रीमियम लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो हम यहां करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर। अब देखना समझना, डिबेंचर थे 10 रुपए के, 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल डिबेंचर होल्डर को कितने दे रहे हैं, 11 रुपए, या प्रीमियम है 2 रुपए का, तो टोटल डिबेंचर होल्डर को कितने दे रहे हैं, 12 रुपए। डिबेंचर है कितने का, 10, दे कितने रहे, 12 रुपए, तभी तो लॉस हुआ 2 रुपए का। ओके ठीक। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री है आपके पेमेंट ऑफ पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री। तो चाहे आप एट पार कर रहे हो, चाहे आप ऑन डिस्काउंट रिडम्पशन कर रहे हो, चाहे आप प्रीमियम पे कर रहे हो, किसी पे भी रिडम्पशन कर रहे हो, पेमेंट की एंट्री तीनों केसेस में एक ही होगी। वो यहाँ जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट कर रखा है, चाहे 10 से, चाहे 9 से, चाहे 12 से, वो यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनको पेमेंट कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी खत्म, टू बैंक। अगर ये है तो 10-10 रुपए आएगा, एट पार कर रहे हो तो 10-10 आ जाएगा, अगर आप डिस्काउंट कर रहे हो तो 9 रुपीज़ आ जाएगा, और अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो 12 रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में से एक की तो करोगे, या तो रिडम्पशन करोगे एट पार, या डिस्काउंट पे, या प्रीमियम पे। ओके, तो तीनों में से कोई एक चीज़ ही आएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर फ्रेश शेयर इशू करके रिडम्पशन कर रहे हो तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये एंट्री आपकी कितनी बन सकती है, 1, 2, या इनमें से कोई एक बनेगी, 3 और 1 4, खत्म। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा सेपरेट क्वेश्चन छोटा सा कम ही आता है। हाँ, आपको क्या आ सकता है कि रिडम्पशन आप कर रहे हो पार्टली फ्रेश ऑफ शेयर इशू करके और पार्टली कैपिटल से, तो वो कैसे करते हैं और आउट ऑफ कैपिटल से कैसे करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आपके मुझे पता है DU सोल से अगर आप हैं तो आपके अगस्त में एग्ज़ाम है। आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने क्या किया है, हमारी एप्लीकेशन पे, हमारी ऐप का नीचे लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी उस ऐप पे इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का विथ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन और विथ कॉन्सेप्ट एक रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया है, लाइव नहीं रिकॉर्डेड, जिसको आप 1 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अभी आज 9 तारीख है, नेक्स्ट 12 से आपके एग्जाम होंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आप वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बैच बाय कर सकते हो। फी जो है बिल्कुल आधी कर दी है लाइव बैच से। लाइव बैच की फीस लगभग 3-4 हज़ार के आसपास है, इसको 2100 रुपये में हमने करा है। 2 महीने उसकी वैलिडिटी रखी है, आपके तो 1 महीने ही काम आएगा, लेकिन एग्जाम थोड़ा आगे पीछे नहीं हो जाए इसलिए 2 महीने वैलिडिटी है उसकी। वो आप बैच चाहे तो आप बाय करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। सो इस इन्फॉर्मेशन को आप औरों तक भी पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली ऐसे वीडियो आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।